वेलकम बैक। हम लोग अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। तो टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझते हैं बात को। अभी के लिए थोड़ा डेफिनेशन समझिए, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, डेफिनेशन सिंपल सा है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which are dependent upon number of solute particles. Those properties of solution which are dependent upon number of solute particles and not upon nature of solute particles. समझते हैं। अभी के लिए इतना मान लीजिए, अगर आप पानी में नमक मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। पानी नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करता है, तो अगर आप नमक मिलाएंगे तो 102 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करेगा। उसी तरीके से अगर आप चीनी मिलाएंगे तो चीनी मिलाने के बाद भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है, अगर आप इक्वल मोल्स ऑफ चीनी या इक्वल मोल्स ऑफ, लेट से आपने इक्वल मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिलाया या इक्वल मोल्स ऑफ एनी सॉल्ट मिला दिया, लेट से आपने 5 मोल ऑफ ए मिलाया पानी के अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री से बढ़ा। अगर अब आप 5 मोल ऑफ बी मिला देते हैं, ए अलग होगा, बी अलग होगा, ए का नेचर अलग होगा, बी का नेचर अलग होगा, बट अगर 5 मोल्स ऑफ बी मिलाएंगे पानी में तो बॉइलिंग पॉइंट फिर से 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। मतलब 5 मोल्स ऑफ ए मिलाइए, 5 मोल्स ऑफ बी मिलाइए, 5 मोल्स ऑफ सी मिलाइए, इन ऑल 3 केसेस द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज बाय सेम अमाउंट या सेम नंबर। दैट्स व्हाई द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट upon dissolving some solid in water will be called colligative properties. तो colligative property समझ में आया। ए मिलाइए, बी मिलाइए, मैटर नहीं करेगा। नेचर ऑफ ए एंड बी पे इंडिपेंडेंट, इस पे डिपेंडेंट, नंबर ऑफ ए कितना ऐड किए, नंबर ऑफ बी कितना ऐड किए। उसी तरीके से अगर आप पानी में ए मिलाइएगा, कोई भी सॉलिड मिला दीजिए, डिसॉल्व कर जाएगा, तो पानी आपका, वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करता था, क्योंकि अगर आप अब ए मिला चुके हैं, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज नहीं करेगा, -1 में करेगा। तो अगर लेट से आपने 10 मोल ए मिलाया, फ्रीजिंग पॉइंट -1 हो गया। 10 मोल बी मिलाइए, फिर से -1 होगा। 10 मोल सी मिलाइए, फिर से -1 होगा। क्लियर है ये? सो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ ए, बी और सी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ ए, बी एंड सी पार्टिकल्स विच हैव बीन एडेड। क्लियर है ये? दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम लोग को लगता है सबको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग को डेफिनेशन लिखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन आ जाएगा। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच आर डिपेंडेंट only upon number of solute particles and not upon nature of solute
called colligative properties। समझ में आया? क्रूशियल है, नेचर पे इंडिपेंडेंट एंड नंबर पे डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, नॉट अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं लिखिएगा, नंबर नहीं आएगा। यहां ये भी लिख सकते हैं डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अब आपसे पूछेगा लिस्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो समझते हैं। नंबर 1 होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये नंबर 2 होना चाहिए था, ठीक है, इसको नंबर 2 कर लेते हैं। नंबर 1 कुछ और है, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, बट बुक्स में वैसे नहीं है ना। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड इज डिप्रेशन इन freezing point। Third is depression in freezing point, and last will be osmotic pressure। These are the properties of solution which are dependent upon क्या, number of solute, and that's why these are the 4 colligative properties of solution। क्लियर है ये? अब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब टॉपिक हो गया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर इन सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। समझो क्या होगा। लेट्स से अपने पास सिंपली पानी है, इस पानी का वेपर प्रेशर स्टार्टिंग में कितना होगा, पी नॉट वाटर। इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट वाटर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, पी नॉट वाटर सिंपली। लेट्स से एक और पानी का हम लोग कंटेनर लिए हैं, इसमें हम लोग वाटर लिए और थोड़ा बहुत सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिए, लेट दैट बी ए। तो अब इसके अंदर वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, बिकॉज ए का कुछ ना कुछ तो फ्रैक्शन होगा ना। ये तो नॉन जीरो है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सॉल्यूट ऐड किया है। क्लियर? तो अगर इसका वेपर प्रेशर हम लोग को निकालने बोल दे, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सिंपली पी नॉट वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस 0। बताए थे, याद कीजिए, सॉलिड और लिक्विड में क्या करना होता है, लिक्विड का एवापोरेट करेगा और सॉलिड एवापोरेट नहीं करेगा। क्लियर है ये? सॉलिड सॉल्यूट विल हैव नो कंट्रीब्यूशन इन वेपर प्रेशर। अब आपसे क्या पूछेगा, स्कूल में कभी कभी पूछ लेगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप पानी में कोई भी सॉलिड मिला दीजिएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो देखो स्कूल में आपको क्या लिख के आना है,
ये ए के पार्टिकल्स है, ठीक है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, दीज ऑल आर पार्टिकल्स ऑफ ए। स्कूल में आपको ये समझाना है कि दिस सॉलिड सॉल्यूट ए विल ऑक्युपाई सम पोजीशंस ऑन द सरफेस, यहाँ पे कुछ कुछ पोजीशन ए ऑक्युपाई कर लेगा। एज अ रिजल्ट द evaporation tendency of water will decrease. As a result the evaporation rate of water will decrease। देखो यहां से करेगा, यहां से नहीं कर सकता है ना, फिर यहां से करेगा, तो रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज। ये आपको स्कूल एग्जाम में समझाना है, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, उसी का लैंग्वेज लिखिएगा, बेटर है। मैथमेटिकली मैंने आपको यहां से समझा दिया है कि पी सॉल्यूट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। So whenever we are adding solid solute to water, the vapor pressure will always decrease. Now how much is the lowering? Lowering will be delta P, and this can be written as vapor pressure of water minus vapor pressure of solution। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वाटर कितना था, पी नॉट H2O, बाद में कितना हो गया, पी नॉट H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। दिस विल बी पी नॉट H2O को कॉमन निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस H2O, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू पी नॉट H2O, ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही होगा ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, तो ए का कितना आएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो डेल्टा पी इसके बराबर है। अब मुझे डेल्टा पी बाई पी नॉट वाटर क्या मिलेगा, सिंपली मिलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही मिलेगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। नाउ आप देखो तो इस तरफ क्या है, सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और कोई भी टर्म नहीं है। नेचर ऑफ सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं है, ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से मतलब है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से मतलब है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी से मतलब है। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आर सेम देन दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल। क्लियर है ये? तो ये वाला फॉर्मूला अब आपको ध्यान रखना है, डेल्टा पी बाई पी नॉट H2O इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये पानी के लिए था, नॉर्मली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। नाउ दिस टर्म इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग है, और ये क्या है, इनिशियल है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या कहलाता है, रिलेटिव चेंज ही कहलाता है ना। रिलेटिव चेंज में क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हैं ना, तो वही चीज की है। तो अब समझ में आया वाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी कॉल्ड अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज फॉर्मूला में क्या आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आया और तो कुछ नहीं आया। क्लियर है ये? अब हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपको और समझ में आएगा कि इसके क्वेश्चंस बनाने कैसे है। क्वेश्चन लिख लिए आप लोग? ठीक है। सो क्वेश्चन में बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर सॉल्वेंट का, तो हम लोग बेंजीन अपना सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो दिस इज C6H6 and P0 of benzene is equal to 0.85,
0 बार है, ठीक है, मैंने यहाँ 0 छोड़ दिया था। नेक्स्ट बोला है सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट इज 0.5 ग्राम। बेंजीन कितना लिया है, बेंजीन लिया है 39 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट टेकन इज 39 ग्राम। अब इसको आप मोल्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो मोल आएगा आपका 39/78 इज इक्वल टू हाफ मोल, ये आना चाहिए। तो हाफ मोल बेंजीन है, 0.5 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया है, बोला है पी नॉट बेंजीन इतना है, और बाद में क्या बोला है, जब ऐड कर दिए तो इतना आया। मतलब इसमें जब सॉल्यूट ऐड करेंगे उसके बाद वेपर प्रेशर ये आएगा, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो देखो हम लोग सीधा लिखेंगे वी नो डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सीधा ये लिखना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है ये। नाउ डेल्टा पी नॉट दिया हुआ है, निकाल सकते हैं ना, तो डेल्टा पी दिया निकाल सकते हैं, 0.850 माइनस 0.845 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर -2 आना चाहिए ना, नहीं -3 आएगा, बार आया, बाय पी नॉट बेंजीन। So this will be 0.850, 0.850. So this will be 5/850 बार। ये अपना क्या आया, ये अपना आया डेल्टा पी बाय पी नॉट बेंजीन। ना दिस विल बी ओनली, अच्छा यहाँ बार नहीं रहेगा, ठीक है, बार बार कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सिंपल सा है, this will be equal to mole fraction of solute। clear है ये। now what is mole fraction of solute, mole fraction of solute will be moles of solute divided by moles of solute plus moles of benzene, NB से डिनोट करेंगे। so this is equal to 5/850, यही आएगा। नाउ अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लीजिए, तो आएगा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आएगा 845 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 5 मोल्स ऑफ बेंजीन आना है, ठीक है, इतना खुद से करेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 5/845 इंटू मोल्स ऑफ बेंजीन। ना मोल्स ऑफ बेंजीन निकाले, कितना आया था, मोल्स ऑफ बेंजीन हाफ मोल आया था, तो ये हाफ हो जाएगा। नाउ अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम है इतना है, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब करना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो आ गया 2 × 845/5, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहां कहीं लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू 2 × 845 इंटू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, हाफ है, 0.5 ग्राम मतलब हाफ, तो ये चला गया। अब इसको डिवाइड कीजिए 1 3 3 बच गया ना, तो 169, तो हमारे हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 169 ग्राम। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है,
एनसीईआरटी में आंसर 170 दिया है, क्यों दिया है? एनसीईआरटी में 170 आंसर क्यों आया, अब वो देखिए। मेरा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है, एनसीईआरटी का आंसर जो है ना अप्रोक्सीमेशन से आया है। दिखाता हूँ। उन्होंने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन लगा लिया। मैं आपको फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन वाला, उससे भी चाहे तो आप कर सकते हैं। देखो क्या था, डेल्टा पी बाई पी नॉट is equal to mole fraction of solute. Now mole fraction of solute will be moles of solute by moles of solute plus moles of solvent. ये होना चाहिए। हम लोग ये मान लेते हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का मोल कंपेयर टू सॉल्वेंट क्या होता है, बहुत कम होता है। पानी में जितना आपके एक्वा सोल्यूशन में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है, सॉल्यूट बहुत कम होता है ना। चीनी नमक कितना ही मिलाते हैं हम लोग, बहुत कम मिलाते हैं। तो माना ये जाता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। दैट्स व्हाई दिस इज अप्रोक्सीमेटली रिटन एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये रिफाइन होके ये बन जाएगा। ठीक है, रिफाइन होकर ये भी बन जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। नीचे सॉल्वेंट का मास, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्यूट, यहाँ भी सॉल्यूट। तो दिस इज इक्वल टू mass solute by mass solvent into molecular weight solvent by molecular weight solute। ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह स्कूलों में भी लिखाया जाएगा, बुक में भी दिखेगा। ये अप्रोक्सीमेशन से आया है, ये हर बार एक्यूरेट नहीं देगा। अब इसी में हम लोग प्लेस कर देते हैं। डेल्टा पी कितना था अपना, डेल्टा पी था 5 इंटू 10 का पावर -3, ये आया था 0.850। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था ना 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया था ना 39 ग्राम, याद रखिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, यही तो निकालना पड़ेगा। अब करना क्या है, अब ये 2 से गया, 2 और 0.51 हो गया, implies that molecular weight is equal to 850 by 5। तो इसको सॉल्व कीजिए, आएगा 170। क्या बोले थे, एनसीईआरटी में जो दिया है वो अप्रोक्सीमेशन है, हमारा वैल्यू जो है एग्जैक्ट है। ठीक है, अब आप खुद से डिसाइड कीजिए आपको करना किससे है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में अगर ऐसा रहे तो इसी से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि मे भी एग्जैक्ट लिखेंगे तो शायद एग्जामिनर को उतना ध्यान ना रहे। क्लियर है ये? सो ये था अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।